और अब बात करते हैं एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम आइडियाज ऑफ इंडिया की, जहां आज हम बदलते भारत की बुलंदियों को छूने की कहानियां बता रहे हैं। इस समारोह में राजनीति, बिजनेस से लेकर मनोरंजन की दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस खास कार्यक्रम में शरीक हुए। उन्होंने विकसित भारत के लिए अपना रोड मैप बताया। साथ ही गडकरी ने राजनीति से जुड़े कुछ दिलचस्प सवालों के भी जवाब दिए, बड़ी बेबाकी के साथ। जरा देखिए। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। गडकरी जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल तो ये है कि आपकी जो मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज, उसमें इस बार देखें तो बजट में बड़ा उछाल है। 2,70,000 करोड़ का आपके पास बजट है। ये हम देख रहे हैं कि 27 फरवरी को आप एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हाईवे का भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये जो 2024 का रास्ता है वो आपके हाईवे से होके जाएगा संसद भवन? देखिए, पहली बात तो ऐसे भी कोई भी पार्टी और कोई भी सरकार को 5 साल काम करने का मौका मिलता है। वो जनता आशीर्वाद देती है और 5 साल के काम का जो परफॉर्मेंस होता है वो जनता के सामने जाता है। मैं अक्सर एक बात याद रखता हूँ कि फाइनेंशियल ऑडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। हमारे पार्टी का, हमारे नेतृत्व का, हमारे मंत्रियों का जो परफॉर्मेंस ऑडिट कार्ड है ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 75 साल देश के लिए हो रहे हैं, पर इस 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किया है उसकी तुलना अगर पिछले 60 साल की कांग्रेस की राजवट के साथ करेंगे तो उससे भी कई गुना ज़्यादा हमारी सरकार ने काम करके दिखाया। ये परफॉर्मेंस जो हमारा है यही हमारी ताकत है, शक्ति है, और यही लोगों की हमसे अपेक्षा है। तो मेरा सवाल वही है कि तो आप कह रहे हैं कि ये जो आप हाईवे बना रहे हैं उसी से रास्ता खुलेगा अगले चुनाव? मैं अगर ये पूछूं आपको कि आपकी टीआरपी बढ़ाना है तो यह आवश्यक ही है, क्योंकि आप धंधा करने आए हो तो आपके मीडिया में आपकी टीआरपी बढ़नी चाहिए। तो हमारी टीआरपी क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? अगर जनता में जाएंगे तो हमारा काम से अगर हम लोग लोकप्रियता हासिल करेंगे तो करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और देश के लिए हमारी पार्टी में 3 बातें थी। जब मैं अध्यक्ष था तो भाजपा कार्यालय के बाहर दिल्ली में एक अटल जी और अडवाणी जी की फ़ोटो के साथ वो लिखा था, राष्ट्रवाद ये हमारा आत्मा है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है, और अंत्योदय जो व्यक्ति शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास घर नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उनको भगवान मानकर हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग हमारा उद्दिष्ट है, और हम कोई छुपाते नहीं है। हमारे विचारों को लेकर हम उद्दिष्ट के अनुसार गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट में अच्छा काम कर रहे हैं, और जनता का भी हमारे से यही अपेक्षा है। एक बात पूछ रहा हूँ गडकरी जी, इस पर आपको सफाई ज़रूर देनी चाहिए। ये खबर छपी कि आप जिस तरह से सड़क नापते हैं, यानी अगर आपने 6 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई, 2 लेन की बनाई तो आप उसको 12 किलोमीटर मान लेते हैं, 4 लेन की बनाई तो वही 6 किलोमीटर लंबी सड़क जो है वो 24 किलोमीटर हो जाती है। कैसे नापते हैं? इस पर एक सफाई ज़रूरी है आपकी तरफ से। आपने अच्छा किया ये प्रश्न पूछा। मैं कुछ नए नियम मैंने नहीं बनाए, वर्ल्ड के नियम है, और कांग्रेस के यूपीए के सरकार में भी वही नियम था, फिर हमारे एनडीए के सरकार में यही नियम है। जब 1 लेन होती है तो उसको 1 किलोमीटर कहते हैं, और ये हिसाब अनेक सालों से चल रहा है, ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड है। उसी के प्रकार से हमारा एवरेज है। पिछले साल हमारा 38 किलोमीटर था, अब इस साल मार्च तक कितना होता है, थोड़ा सा कम हो रहा है, अभी कितना होता है मैं बता नहीं पाऊँगा, पर मेरा टारगेट है 60 किलोमीटर पर डे। और मैं जब मंत्री बना तब एक समय ऐसा था कि 2 किलोमीटर पर डे तक यूपीए की सरकार में सड़क निर्माण का कार्य उस महीने में आया था, पर अभी उस समय 12 तक था। आज हमारा करीब हुआ, और हमने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, 6।
पहली बार इस देश में 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे रोड मिनिस्ट्री ने बनाया, जिसका क्रेडिट मुझे नहीं है, हमारे इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर सब ने मिलकर किया। एक और बहुत गंभीर सवाल है गडकरी जी की सड़क दुर्घटनाओं का और सड़क पर मौतों का। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो करीब 1,50,000 लोगों की मौत सड़क पर होती है सालाना। हाईवेज पर, नेशनल हाईवेज पर 1/3 मौतें होती हैं। और अगर आप देखें तो ग्लोबली जो मौतें सड़क पर होती हैं 11% मौतें भारत में होती है, जबकि वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है कि हमारे पास केवल 1% गाड़ियाँ हैं। इस पर आप कितने चिंतित हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं पूरी तरह चिंतित हूँ और मेरे डिपार्टमेंट का यही ब्लैक स्पॉट है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे कबूल करने में संकोच नहीं कि इसमें मैं कामयाब नहीं हो पाया। हमारे देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है और 18 से 34 वयोगट में 60% लोग मरते हैं। नए नए इंजीनियर, डॉक्टर, लड़के लड़कियां, उनका देहांत होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें सबका सहयोग चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर बदलना चाहिए। अगर रेड सिग्नल है तो रुकना चाहिए। आज ही आपको बताता हूँ, मैं 4 मुख्यमंत्रियों की गाड़ी में बैठा हूँ, नाम नहीं बताता। तो आजकल वो अमेज़ॉन पे एक ये मिलता है, वो क्लिप। आज भी मैं था, वो क्लिप लगी सरकारी गाड़ी में, मैंने उसको डांटा, मतलब निकल क्लिप, और खबरदार फिर से लगाई तो। और मेरा लगा, वो बेल्ट लगा, पीछे बांध के रखा था, बेल्ट लगाया। और ये देश में बेल्ट लगाना अब ये बहुत आवश्यक है। अभी पीछे में बेल्ट लगाने हमने अनिवार्य किया है। और दूसरी बात, रेड सिग्नल होगा तो रुकना चाहिए। कहीं स्पीड लिमिट्स के बारे में नियम है, हेलमेट पहनना चाहिए। ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, इसको बदलने की आवश्यकता है, जिसमें आपका सहयोग चाहिए। दूसरी बात, ये 5 बातों में है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हमने सुधार किए, एयर बैग्स लाई, क्वालिटी सुधराई, जो जो करना है उसमें सुधार किए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्ल्ड पैरामीटर के साथ पहुँचे। फिर रोड इंजीनियरिंग, इसमें बहुत गलतियाँ थी। मैंने केवल 40,000 करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, फिर भी मैं ये मानता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट में जो डीपीआर बनाते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इनकी बहुत गलतियाँ हैं। और मैंने उनकी मीटिंग लेके उनको कहा कि अगर इसके बाद कोई मरेगा तो 302 तुम्हारे ऊपर लगा के साले जेल के अंदर तुमको डालूंगा। इतना मुझे को गुस्सा आया कि एक भी मिस्टेक रोड इंजीनियरिंग में नहीं हुई, उसमें गलतियाँ है, हमने उसमें सुधार किया। तीसरी बात जो है कि एजुकेशन, जो छोटे बच्चे 5वीं 6वीं से, उनको हमको रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस करके सिखाना चाहिए। गडकरी जी, ये तो विपक्ष बोलते हैं, आप तो प्रचार प्रसार में बहुत माहिर हैं, फिर इस पर क्यों नहीं प्रचार पर पूरा दौड़ लग रहा? मेरे बारे में ऐसा कहता है कोई? विपक्ष, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ। सर, मैं कभी अपना कटआउट नहीं लगाता, पोस्टर नहीं चिपकाता, और कहीं पब्लिसिटी, मेरा पीआर नहीं। जो मन में आता वो बोलता हूँ और पब्लिक को भी कह देता हूँ, तुमको जरूरत होगी तो मत देना, वोट देना, नहीं देना तो मत देना। जो बड़ी शुरुआत हो रही है और ये दुनिया भर में शुरुआत हो रही है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है। एक आंकड़ा है कि 2030 तक भारत में प्राइवेट गाड़ियों की बात करें तो वो 30%, कमर्शियल व्हीकल्स में 70% जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगी। क्या ये लक्ष्य है और क्या आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे? देखिए, ये लक्ष्य 2030 वाली बात हमने कभी कही नहीं। मैं पब्लिक को सवाल पूछता हूँ कि आपके पास अगर गाड़ी है और उसके ऊपर पेट्रोल का खर्चा आपका 25,000 रुपये महीना है, और कल उससे कंफर्टेबल गाड़ी आपको उसी प्राइस में मिलेगी और आपका खर्चा 2,500 रुपये होगा, तो आपको कोई मार्केट करने की ज़रूरत है? एक बड़े उद्योगपति ने मुझे कहा, ऑटोमोबाइल ने पहले 5 में है, कि आप जब ये ई व्हीकल की बात करते थे हमने आपको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हमारा विश्वास था कि ये हो नहीं सकता, पर अब हमको लगता है कि वी मिस द बस। और आज इंडियन ब्रांड्स ऐसे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रायोरिटी दे रहे हैं। फैक्ट्री 4-4 हज़ार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके लिथियम आयन बैटरी की फैक्ट्री डाल रहे हैं, और उसका जो सेल है वो 350% बढ़ा है। और आने वाले समय में ई व्हीकल इतने बढ़ेंगे। अभी हाइब्रिड आ गया जी। ये मालूम है, टोयोटो की एक कैमरी करके गाड़ी थी, उसमें पेट्रोल डालने के बाद 60% पेट्रोल और 40% इलेक्ट्रिक तैयार करती थी। अब टोयोटो की पूरी गाड़ियाँ आ रही जो 100% इथेनॉल, फ्लेक्स इंजन। इथेनॉल का रेट 60 रुपये, पेट्रोल का रेट 120 रुपये, और फिर वो 40% बिजली तैयार करेगी, तो पेट्रोल का रेट आएगा 25 रुपये लीटर। फिर मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी है घर पे, ग्रीन नहीं है, हाइड्रोजन की गाड़ी है। जी जी। हाइड्रोजन ये फ्यूचर का फ्यूल है,
हमारी रेलवे के इंजन, हवाई जहाज़, हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी इंडस्ट्री उस पर चलेगी। और आने वाले समय में हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, उसको निर्यात करने वाला भारत देश बनेगा, ये मेरा विश्वास है। 5 साल के अंदर हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड का नंबर 1 देश बनेगा। अभी एक छोटी सी बात, 2 मिनट में, पहले इसमें चाइना था, चाइना पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर जापान और चौथे पे इंडिया। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने जापान को पीछे डाला है, हम तीसरे नंबर पर आए और जापान हमसे पीछे गया है, और जल्दी ही हम नंबर 1 पर जाएंगे। और ये इंडस्ट्री जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाली ये इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री ने 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं, और जब ये 15 लाख करोड़ की होगी तो 9 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेगी। तो मुझे लगता है कि अब इसमें काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, और आत्मनिर्भर भारत बनाने में और प्रदूषण को कम करने में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा योगदान देगी। मंत्रालय के तो सारे जवाब आपको बहुत अच्छी तरह से याद है, हम बहुत मेहनत से काम करते हैं, साफ दिखाई दे रहा है। पर 24 की जैसे बात करें तो उसमें अलग अलग उसमें भी मॉडल है। एक तो मॉडल है जो ये कहता है कि रेवड़ी पॉलिटिक्स चलेगी और उससे वोट मिलेंगे। एक मॉडल है जिसमें कह रहे हैं कि नहीं साहब, अडानी और अंबानी पर हमला कीजिए और उससे वोट मिलेंगे, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। एक है जो जाति पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। आप कैसे ये जो अलग अलग मॉडल हैं विपक्ष के, कैसे उसका जवाब देंगे? देखो, हम उनका जवाब नहीं देंगे, देने की ज़रूरत भी नहीं है। हम बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं। हमें जो अवसर मिला है उसके आधार पर हमने जो जो काम किया, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, आयुष्य योजना हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे हो, 100 एयरपोर्ट हो, एग्रीकल्चर में नैनो यूरिया से लेकर परिवर्तन किया। हम अपने काम के भरोसे पॉजिटिविटी के साथ लोगों के मन में ये विश्वास पैदा करी हमने किया है, और आगे चलकर इसी बात पर जाएंगे कि हमने ये काम किया है। और आपने जो देखा वो केवल ट्रेलर है, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। आप हमको साथ दो, और इसी काम के ऊपर अगले इसमें हम ज़्यादा काम करेंगे, और पॉजिटिविटी के साथ हम जीतेंगे। अब कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, मैं ही सीरियसली नहीं लेता, कोई भी नहीं लेता, तुम काहे के लिए लेते हो? ये ठीक है, ये भी एक जवाब देने का तरीका है। और मैं इसी पे पूछ रहा हूँ कि देखिए, कल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल थे, वो उद्धव ठाकरे से मिले और उन्होंने कहा कि असली शेर वही हैं और वही असली शेर हैं, और जब महाराष्ट्र में चुनाव होंगे तो उनके परिणाम बीजेपी का जो गठबंधन है उससे कहीं ज़्यादा अच्छे होंगे। आप महाराष्ट्र के हैं, आप कैसे आंकते हैं इस पूरी लड़ाई को? मुझे तो मालूम नहीं, मुझे तो सब अपोजिशन पार्टी के लोग मिलते रहते हैं, और मैं ऐसा नसीबवान सांसद हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट में जब पार्लियामेंट में चर्चा हुई तो सभी पार्टी के 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने विचार रखे, और 75 लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया और मुझे अभिनंदन किया। तो मैं बता दूँ कि पॉलिटिक्स में अब कौन किसको मिलता है, मिल सकता है लोकतंत्र में, कोई कहीं भी जाए, कुछ भी बोले, जनता की अदालत में जो होगा वो होगा। आप चिंता क्यों करनी चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोगों के मुंगेरी लाल के हसीन सपने की कहानी रहती है, और बेचारे सपनों में खुश है, तो उनकी खुशी आज क्यों, उनको दुख क्यों पहुँचाते हो आप? जब तक चुनाव होगा तब तक खुश रहने दो। चुनाव होने के बाद हम ही जीत के आएंगे, और फिर से एक बार हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आएगी, महाराष्ट्र में भी आएगी, देश में भी आएगी, और जो काम मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया है उसके अच्छे परिणाम आएंगे। शिवसेना में जो ये असली नकली का खेल हो रहा है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं, मेरे लिए तो सवाल है गडकरी जी, असली नकली का जो खेल हो रहा है, क्या आपको लगता है इससे उद्धव को फायदा होगा? एक सिंपैथी मिल रही है उनको, जिस तरह से उनसे सब कुछ छीना जा रहा है। आपको एक पता होगा, व्हेन मैटर इज सब जुडिस, तो कोई टिप्पणी पार्लियामेंट और विधानसभा में नहीं की जाती। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मेरे से क्यों बुलवाते हो? जो दम है वो चलते रहेंगे, जो होगा सो होगा, आगे आगे देखो होता है क्या। एक ये कहा जाता है कि जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। अब बड़ी मेहनत की राहुल गांधी ने, 3000 से ज़्यादा किलोमीटर चल लिए वो। क्या आप लगता है ये जो भारत जोड़ो यात्रा की कोशिश थी उसका फ़ायदा होगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए साहब, पसीना कितना भी निकालने से कोई पहलवान नहीं होता। जब सिस्टमेटिक वे से जब व्यायाम करता है, कसरत करता है, तो पहलवान होता है। अगर यही बात होती तो लकड़ी तोड़ने वाला ही भारत श्री बन जाता था, हिंद केसरी। तो ऐसा है, उनको मेहनत करने दो। अब मेरा वजन कम हो गया बेचारा, वो भी करते होंगे, अच्छी बात है।
तो आप ये कह रहे हैं कि परिश्रम हो और सतत हो तब कुछ फायदा होगा। सर परिश्रम करने वाले बहुत होते हैं। हिंदी के एक कवि थे, मेरे बहुत फेवरेट कवि थे, शरद जोशी, हास्य व्यंग्य कवि थे। वो बहुत अच्छी बात कहते थे, कुछ लोग नसीब लिखा कर आते हैं और कुछ लोग नसीब लिखाना भूल जाते हैं। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। वैसे राजनीति ऐसी है कि एनीथिंग कैन हैपन इन पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट। तो इसलिए जिसको बेचारे को मेहनत करना करने दो। अभी जिस तरह की राजनीति है उस पर कोई एक गाना है जो मतलब जैसे सिचुएशन पे गाने बनते हैं हिंदी फिल्मों में, इस तरह की राजनीति पर कोई एक गाना है? वो मुख्यमंत्री बोल रहे थे ना, तो वो गाना था, कौन सा? जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो मैं उनको बताने वाला। जी नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सवालों के जवाब दिए, जिन सवालों के जवाब आपको नहीं देने थे वो भी जवाब आपने दिए अपने तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।